अगर आप एमपी स्टेट में नीट पीजी की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में। उन क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में देना चाहता हूं, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखें। दूसरी चीज़, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एमपी हो या आउटसाइड एमपी हो, किसी भी स्टेट हो, ऑल इंडिया हो या फिर अब्रॉड हो, नीट पीजी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम डोमिसाइल नहीं हैं एमपी स्टेट के और हमने अपना एमबीबीएस भी आउटसाइड एमपी से किया है, तो क्या हम एमपी के कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हैं? क्योंकि एमपी के कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो जो फीस स्ट्रक्चर है वो 70 लाख तक का चला जाता है पूरे कोर्स का। प्राइवेट कॉलेज की भी अगर मैं बात करूं तो देखिए, एमपी स्टेट में ये बोला जाता है कि फर्स्ट राउंड में डोमिसाइल स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। आप जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा एमपी स्टेट में। और अगर एमपी स्टेट में राउंड 1 में सीट्स फिल नहीं होती तो राउंड 2 में मेरिट के बेसिस पे दूसरे एमपी नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स को सीट्स अलॉट होती हैं, अगेन मेरिट के बेसिस पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन ओपन होगा? तो रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड में ओपन नहीं होगा। एमपी में भी छत्तीसगढ़ की तरह सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 का ही रजिस्ट्रेशन होगा। अब अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अब आप टेक्निकली एमपी की काउंसलिंग से ही बाहर हैं। चाहे आप एनआरआई कोटे के थ्रू लेना चाहते हो, चाहे फिर आप नॉर्मल कोटे के थ्रू लेना चाहते हो, या फिर 50% जो कोटा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में उसका। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, एक्सेप्शन हो सकता है कि अभी वापस रजिस्ट्रेशन चालू हो जाए, आगे चल के वापस रजिस्ट्रेशन चालू हो जाए जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं हो। लेकिन हमने देखा है एमपी में अराउंड 3800 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, तो इस नंबर पे तो मेरे हिसाब से सीट्स टोटली फिल हो जाएंगी, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हों, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हों। अब सेकंड क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आता है कि हमें मान लीजिए जैसे यूपी स्टेट में भी काउंसलिंग करनी है, एमपी में भी, एमसीसी में भी हम काउंसलिंग कर रहे हैं, एमपी स्टेट की भी हम काउंसलिंग देख रहे हैं, और उसके अलावा एमसीसी में मान लीजिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग देख रहे हैं या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग देख रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं काउंसलिंग स्किप कर सकता हूँ, या फिर मैं राउंड 1 की काउंसलिंग एक जगह करूँ, फिर राउंड 2 की काउंसलिंग किसी दूसरी स्टेट में करूँ, अपनी होम स्टेट का एडवांटेज लूँ? तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। रेजिग्नेशन हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते? तो आपको पहली चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि एमसीसी ने ये बोला है कि राउंड 1 आपका फ्री एग्जिट है। राउंड 1 आपका फ्री एग्जिट है, मतलब ये है कि अगर आपको सीट अलॉट हो भी जाती है, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं उस सीट से, तो आप अपनी सीट वहाँ पे छोड़ सकते हैं। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने 2 लाख मतलब 2 लाख रुपए का किया होगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी होंगी, या फिर 20,000 10,000 का किया होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होंगे, तो वो आपका वापस हो जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन उस सिचुएशन में ये रहेगा कि आप वहाँ पे अपग्रेड के लिए अप्लाई करें। वहाँ पे आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करें। मान लीजिए आपको फेवरेट ब्रांच नहीं मिली है, तो उस ब्रांच को छोड़ के कोशिश करें कि उस कॉलेज में ही बेटर ब्रांच मिल जाए, या फिर कोशिश करें कि हमें दूसरा कॉलेज मिल जाए। तो अपग्रेड करें, क्योंकि सीट छोड़ना नहीं है। 2024 की काउंसलिंग अभी बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है। अगर आप ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 5 ब्रांचेस का बैकअप बना के चलें। और दूसरा है, आप अपना स्टेट और एमसीसी का शेड्यूल देखें, फिर आए आप अपनी स्टेट में, जैसे कि है एमपी स्टेट। अब एमपी स्टेट में भी राउंड 1 फ्री एग्जिट बोला गया है। मतलब ये है कि आप अगर सीट आपको पसंद नहीं आती है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगेन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि एटलीस्ट 5 ऑप्शंस बना के रखें स्टेट में, ऑल इंडिया में, ताकि आपको चैलेंज ना आए। क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये हो सकता है, मैंने जो स्टूडेंट से बात करी उनका ये कहना है कि लास्ट ईयर हमने देखा था कि एक एक्स ब्रांच है जो कि वाई रैंक पे अलॉट हो गई थी। इस साल मुझे लगा कि वो ब्रांच मुझे अलॉट नहीं होगी, तो मैंने फिल नहीं किया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे नीचे के भी स्टूडेंट्स को वो ब्रांच अलॉट हो चुकी है। तो ये जो कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में, मैं हमेशा बोलता हूँ काउंसलिंग के रूल्स, कट ऑफ हर साल चेंज होते हैं, तो आपको ये गड़बड़ी नहीं करनी है। तो मैनेज करने का तरीका बड़ा सिंपल सा ये है, अगर एमसीसी में सीट अलॉट हुई है राउंड 1 में, अगर वो पसंद भी नहीं आती तो भी अपग्रेड करो, ताकि आपके पास एटलीस्ट एक सीट रहे, फिर एमपी की तरफ आप बढ़ें।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के पास ये आ जाता है कि जैसे अगर मैं एनआरआई कोटे के थ्रू अप्लाई करना चाहता हूं तो क्या मैं डायरेक्टली एनआरआई कोटे के थ्रू अप्लाई कर सकता हूं? आंसर है नो। आपको एनआरआई कोटे के लिए भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही लगाने पड़ेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही लगाने पड़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अलग अलग स्टेट्स में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं ये डिफरेंट होता है। जैसे एमसीसी में अलग हो जाएगा, राजस्थान में अलग हो जाएगा, एमपी में अलग हो जाएगा, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन आप एज अ एनआरआई कैंडिडेट ही करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन आप एज अ एनआरआई कैंडिडेट करेंगे, दूसरे कैटेगरी का दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है एज अ एनआरआई कैंडिडेट कि मान लीजिए अगर मैं एनआरआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहा हूँ तो फिर क्या मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी का एडवांटेज ले सकता हूँ? तो आंसर है नो। एनआरआई कोटे में जो सीट अलॉट होती है वो सिंपली मेरिट बेस्ड सीट अलॉट होती है, मेरिट बेस्ड सीट अलॉट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या हम अपग्रेड कर सकते हैं? तो यस, एमपी स्टेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर राउंड 1 में आपको जो सीट मिलती है, जो ब्रांच मिलती है, इससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप राउंड 2 में जब जाओगे तो आप एक विलिंगनेस टू अपग्रेड करके जा सकते हो, जिससे अगर आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो आप उसे ले सकते हो। एक और सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स के साथ हमने देखा है यूजुअली, वो ये देखा है कि स्टूडेंट्स सीट लीव कर देते हैं लेकिन उन पे सीट लीविंग बॉन्ड फिर भी लगता है। अब सीट लीविंग बॉन्ड का मतलब यह है कि अगर आपने एमपी स्टेट में एडमिशन लिया है तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ये बोलता है कि आपको एक सर्टेन ड्यूरेशन तक बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा। अब अगर आप बीच में ही सीट लीव कर देते हो तो वो बॉन्ड एप्लीकेबल होता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हमने देखे हैं कि एमपी में उन्हें सीट मिली थी, उन्होंने एक सर्टेन टाइम तक रेजिग्नेशन नहीं दिया तो वो सीट लीविंग बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल थे, मतलब एलिजिबल थे, उसमें रहेगा। वो एमसीसी के किसी कॉलेज में जाके या फिर कर्नाटका के किसी कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेते हैं और फिर उन्हें सीट लीविंग बॉन्ड एमपी का सर्व करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो मेरा सजेशन ये है, जो कि एमपी ने भी ऑफिशियली अपने FAQ में बोला है कि किसी भी राउंड के स्टार्ट होने के 2 दिन पहले, 2 डेज प्रायर, आप अपना रेजिग्नेशन दे सकते हो और सीट को लीव कर सकते हो। रेजिग्नेशन दे सकते हो और सीट को लीव कर सकते हो। इससे होगा ये कि ये जो सीट लीविंग बॉन्ड का जो क्लॉज है वो उस टाइम पे एप्लीकेबल नहीं होता है। और इन्फॉर्मेशन के लिए अगेन आप उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को देखें जिससे आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश करी कि आपके जो भी छोटे मोटे डाउट हैं एमपी की काउंसलिंग को रिलेटेड लेके वो पूरे हो सके। होपफुली सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए, चाहते हो कि एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के काउंसलिंग करें जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि एमपी स्टेट में, ऑल इंडिया स्टेट में, अब्रॉड में या फिर दूसरी स्टेट्स में बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपको क्या मिल सकता है आपकी रैंक पे, आपके बजट पे, तो वो हमारी टीम आपको बताएगी। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.